अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज जो मैं बात आपसे करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने अपने रेजिमेंटल कलर्स पहने हुए हैं और अपना रेजिमेंटल कलर्स पहन के मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं तकलीफ में हूं, शदीद तकलीफ में हूं। जिस तरह आप में से कई लोग जो पाकिस्तान में जो बसारत रखते हैं, जो जहन रखते हैं, फोरसाइट रखते हैं, थोड़ा बहुत भी उसको, जिनका जो है ना एक बैलेंस हेड है अपने कंधों के ऊपर, शोल्डर्स के ऊपर, उनको ये बात पता है कि जो कुछ भी इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है उसने हमारा नजरिया पाकिस्तान या मुतालात, जो मुताला पाकिस्तान है, पाकिस्तान स्टडीज जो है, जो आइडियोलॉजी है पाकिस्तान की, जो हमें 78 ईयर्स से या 75 ईयर्स पढ़ाई गई थी, जो पिछले 3 साल में हुआ है, वो पिछला पिछला सारी की सारी आइडियोलॉजी, नजरिया पाकिस्तान वाइप आउट हो गया है सारे का सारा। हम अपने बेसिक बिलीफ्स को क्वेश्चन कर रहे हैं और बिल्कुल राइटली क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फिर अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें सच नहीं बोलना चाहिए? बहुत से सच हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हमें लगता है कि वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। कौन डिफाइन कर रहा है पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट? पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की फौज, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देती है। मैं तीसरी नस्ल का पाकिस्तान की फौज का अफसर हूं। पाकिस्तान की फौज में 22 साल सर्विस की है। एज अ मेजर मैं वहां से वॉलंटियरली रिटायरमेंट फुल ऑनर्स और अवार्ड के साथ ली है। आज भी पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट जो मुझे समझ आते हैं, जो मेरे दिल को लगते हैं, उनके ऊपर बात करता हूं, इसीलिए इमरान खान को सपोर्ट करता हूं, कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ किस्से अब तक जो है दबा के दिल के अंदर इसलिए रखे हुए हैं कि यार इसमें से हमारे जो है वो मजाक उड़ेगा, नुकसान होगा। लेकिन अब मेरे ख्याल में ये वो जख्म है जिनके वो बजाय इसके कि हवा लगने दी जाए और उनके ऊपर जो है वो उनकी मरहम पट्टी की जाए, हमने उनको जो है दबा लिया। ये वो जख्म है जो नासूर बन गए हैं, कैंसर बन गए हैं। और कैंसर का इलाज जो है वो काट के करना पड़ता है, और हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान मजीद काटा जाए। आधा तो कट चुका है इन्हीं वजह से, इसी तरह की हरकतों से। लेकिन हम फिर भी भूल गए थे। लेकिन अब मेरे ख्याल में पिछले 3 साल में जो कुछ हुआ है, उसमें हम ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो हमें पढ़ाई गई है, वी नीड टू रीथिंक इट। और कर रहे हैं लोग ऑलरेडी, वो पिछला वाइप आउट हो चुका है सब कुछ। ये एक खामोश इनकलाब है जो पाकिस्तान में आ चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पे कारगिल की जंग का जो किस्सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जाती तौर के ऊपर उसमें इन्वॉल्व हूं। दो इसमें एस्पेक्ट है, एक मिलिट्री एस्पेक्ट, फौजी एस्पेक्ट, दूसरा पॉलिटिकल एस्पेक्ट कि क्या वहां पे कारगिल की जंग में पहला फौजी जो नुक्ता नजर है, फौज में हुआ क्या था, असल कहानी क्या थी। आपको जो बताई गई वो तो कुछ और थी। फौज के अंदर हमें क्या बताया गया था और हमने क्या देखा वहां पे रहते हुए, वो क्या था। एक तो वो एस्पेक्ट है। दूसरा, नवाज शरीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो हैं, वो अमन की आशा के साथ जो है वो एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर अमन कायम करना चाहते थे। नवाज शरीफ ने दावा किया कि उनकी पीठ के अंदर पाकिस्तान की फौज ने छुरा घोंप दिया कारगिल की जंग करके। आज दिन तक वो यही कहते हैं। उसके अंदर हकीकत क्या थी, क्या हकीकत है, क्या फसाना है? मेरे ख्याल में इन दो एस्पेक्ट के ऊपर बात आज हो जानी चाहिए, दोनों के ऊपर अलग बात होनी चाहिए। और एक आई विटनेस की तरफ से ये बात पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के अंदर की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी इस वक्त रीडिफाइन हो रही है। पाकिस्तान अपने कौमी हीरोज को जिस तरह ट्रीट करता है, इमरान खान की ट्रीटमेंट से वो बात इंतहाई वाजे हो गई है। और पाकिस्तान का कौन सग्गा है, कौन सज्जन है, कौन दुश्मन है, जो हमें बताया गया वो झूठ बोला गया है। यहां से तो वही बात वाजे समझ आती है। अब आ जाएं मुद्दे के ऊपर। कारगिल वॉर जिस वक्त हुई तो मैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की फाइनल टर्म में था। 1999 के शुरू के अंदर यह वाकया है। उस वक्त मैं पीएमए, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी 99th पीएमए लॉन्ग कोर्स से मेरा ताल्लुक है, और मैं बटालियन सर्जेंट मेजर भी था फर्स्ट पाकिस्तान बटालियन का। और वन फाइन डे, और उस वक्त 5 टर्म्स होती थी, अभी 4 होती हैं, 2 साल की ट्रेनिंग होती है। हमारे वक्त के अंदर 2.5 साल की ट्रेनिंग होती थी, 5 टर्म्स होती थी, 6-6 महीने की। अब 5वीं टर्म शुरू होते ही हमें जो है वो कमांडेंट ने इकट्ठा किया। इंगल हॉल है टॉप के ऊपर, कर्नल इंगल के नाम के ऊपर, उसको मजाक में कैडेट्स उंगल हॉल भी कहते हैं। लेकिन उंगल हॉल में जब बुलाया जाता है तो कहते हैं कोई ना कोई उंगल होने वाली है।
तो बहरहाल हमें इंगल हॉल में बुलाया गया, वी वेंट टू द इंगल हॉल, और हमें बताया गया कि भाई आपका जो है वो स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग शुरू हो रही है, बिकॉज पाकिस्तान इज गोइंग टू वॉर विद इंडिया इन कारगिल। हमने सुना भी नहीं था नाम कभी कारगिल का, कि यार कारगिल किधर से आ गया। नक्शे खुले कारगिल के, पता चला कि यार ये सियाचिन का जो आखिरी सेक्टर है लसा, उसके साथ दरास और कारगिल शुरू होता है, और उस तरफ मकबूजा कश्मीर है, इस तरफ आजाद कश्मीर है। हमें तो ये बताया गया था। और हिंदुस्तान ने एक दफा फिर रात की तारीकी के अंदर हमारे ऊपर हमला कर दिया है, और अब हमने अपने वतन का वकार जो है वो बचाना है, तो हमने अब जंग की तैयारी करनी है। सो वी आर गोइंग टू वॉर, वी नीड टू प्रिपेयर। हमने कहा चलो ठीक है। हमें कहा गया कि आप अब बजाय 2.5 साल के, अगले 3 महीने के अंदर अंदर हम आपको पास आउट करेंगे, 3 महीने आपको ट्रेन करेंगे, जंग के लिए जंग होने लगी है। और उसमें हमें जो ऐसे भी लोग थे जो अफसर बनने आए थे, आज ब्रिगेडियर हैं पाकिस्तान की फौज के, जनरल बन जाएंगे। वो जिस वक्त पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी आ रहे थे तो वो कहते थे कि हम तो ये समझ के आ रहे थे कि जो ही फर्स्ट टाइम एंटर करेंगे वहां पे हमें जीप मिल जाएगी, बैटमैन मिल जाएगा, सलूट लोग मारेंगे, और यहाँ पे 2 साल से रगड़े पे रगड़ा खा रहे हैं, और अब रगड़े खाने के बाद जो है वो पता चल रहा है कि जंग पे जा रहे हैं। हमारे तो अफसरी के ख्वाब जो है वो ख्वाबे खरगोश हो गए। हमने कहा बहरहाल अभी तैयारी करो बच्चे, यू हैव साइंड अप फॉर दिस, तो अभी तो तैयारी करनी पड़ेगी। और हमारे लिए स्पेशल वॉरियर्स 99 एक एक्सरसाइज प्लान की गई, और कहा कि जी 99th लॉन्ग कोर्स वॉरियर्स 99, हमारे कोर्स का नाम भी वॉरियर्स 99 पड़ गया। उसके बाद से इन्होंने पास आउट होते ही जी कारगिल जाना है। ठीक है जी। अभी हम कारगिल के बारे में पढ़ रहे थे, और स्पेशलिस्ट माउंटेन वॉरफेयर की ट्रेनिंग हमारी शुरू होगी। रगड़ा प्रोग्राम सुबह शाम हमारा शुरू हो गया, शुरू हमने कर दिया। उसका जो कल्मिनेशन पॉइंट था उस रगड़े प्रोग्राम का, वो फील्ड फायरिंग रेंजेस नौशहरा के अंदर जो है, वहां पे फील्ड फायरिंग का एक बाकायदा तौर के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन भी था, और हमने उसके अंदर हिस्सा लिया। वहां पे हम गए, और कमांडेंट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी उस वक्त थे मेजर जनरल, बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने, और पेशावर के कोर कमांडर बने जनरल इम्तियाज शाहीन पंजाब रेजिमेंट के। वो आके बैठे, उन्होंने हमारा 1.5-2 घंटे बताया कि बेटा अभी तुम लोग जंग में जा रहे हो, वहां पे तुम लोगों को पानी राशन करना पड़ेगा, सिर्फ दाल खिलानी पड़ेगी। सबका त्राह निकला हुआ था, क्योंकि इतने दिनों से दाल ही खा रहे थे मुसलसल, क्योंकि लंगर पे दैट इज द इजीएस्ट डिश टू बी कुक्ड। और जंग की तैयारी के अंदर जो है वो दाल ही सिर्फ पक रही थी, और दाल के अलावा जब बिल्कुल ही दिल जो है वो दालो दाल हो जाता था, तो फिर बेगिंग पेट्रोल्स निकला करते थे एक्सरसाइज एरिया से, और आसपास के गांव के अंदर जाके जो है वो बेग किया करते थे कि कोई अंडा पराठा बना दो, कोई लस्सी पिला दो। ये प्रोग्राम चलाया जाता था वहां पे बाकायदा तौर के ऊपर। बट ये हर दफा होता है, और ये हर हर जगह ही होता है इस तरह। अब वहां से पास आउट हम हुए तकरीबन अगस्त, मुझे आज भी याद है 1 अगस्त 1999 से एक दिन पहले हम पास आउट हो गए। मतलब द लास्ट डे ऑफ जुलाई वाज द पासिंग आउट परेड। अब पासिंग आउट परेड से इस सारी तैयारी से तकरीबन 2-1 हफ्ते पहले खबरें, हम सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन होता था हमारे पास, वो हम सुनते थे। हमने खबरें देखनी, हमने कहा ना यार जंग पे जा रहे हैं कारगिल, तो पता तो चले किधर जा रहे हैं। लेकिन उससे तकरीबन महीना पहले ही रेगुलर अलॉटमेंट ऑफ रेजिमेंट्स होना शुरू हो गई। मुझे आर्मड कोर में 18 हॉर्स रेजिमेंट जो है मैंने बाय चॉइस ली, और मैं 18 हॉर्स रेजिमेंट के अंदर चला गया। जाना मैं 19 लांसर में चाहता था, लेकिन वो मेरे मामू कमांडिंग ऑफिसर थे, और मैं क्रॉस बेल्ट था, तो उन्होंने कहा जी के क्रॉस बेल्ट का बैन है, 19 लांसर के ऊपर नहीं जा सकते। चंगा ही होया नहीं गए ऐसी, जो भी वजूहत हैं वो बाद में करेंगे। लेकिन बड़ी जर्नैली यूनिट है, गजा के लिए भी तैयारी कर रही थी जाने के लिए, अभी वो किसी और दिन बात करेंगे किंग जॉर्ज विक्टर्स ऑन के बारे में। ठीक है जी। मैं 18 हॉर्स रेजिमेंट में कोहार्ट में मेरी पोस्टिंग जो है वो मुझे पता था मैंने जाना है। लेकिन इन द मीन टाइम हमें खबरें सुनने लग गई कि यार कारगिल के अंदर तो इंडियन मीडिया कह रहा था कि घुस बैठिए चले गए हैं। हम अपना मीडिया देखें तो उन्होंने कहा कारगिल में मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, और हमें ट्रेनिंग में बताया गया कि आप हो सकता है मुजाहिदीन की शक्ल में इन्फिल्ट्रेट आपको कराया जाए। इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन हमें पढ़ाया गया बकायदा। हम बड़े हैरान थे कि ये मुजाहिदीन है, घुसपैठी हैं, ये तो कौन है, और ये तो हमने वहां पे जाना था और लड़ना था, और ये अभी कहानी यहाँ पे तो टोटल बदल गई है। और फिर पता चला कि नवाज शरीफ अमेरिका पहुंच गया, सदर बिल क्लिंटन की मिन्नत तरला कर रहा है कि जी ये जंग खत्म कराओ, और जंग खत्म हो गई। और रेगुलर रूटीन में हम पास आउट होकर अपनी अपनी रेजिमेंट्स के अंदर चले गए, अपनी अपनी यूनिट्स के अंदर चले गए, और उसके बाद बेसिक कोर्सेज के ऊपर चले गए, और इन्फेंट्री बेसिक के ऊपर भी हम गए। हम में से कुछ लोग ऐसे थे जो कि कारगिल सेक्टर के अंदर भी गए, लेकिन उस वक्त तक कारगिल से मुकम्मल विड्रॉल हो चुका था। लेकिन हम जब अपने इन्फेंट्री बेसिक के ऊपर, आर्मर्ड कोर ऑफिसर को इन्फेंट्री बेसिक भी करना पड़ता है, इन्फेंट्री बेसिक के ऊपर जब पहुंचे, तो वहां पे हमारा जो चीफ इंस्ट्रक्टर था
वो कारगिल सेक्टर से आया हुआ था। जो मेरा अपना जो इंस्ट्रक्टर था, कप्तान था, नाम नहीं लूंगा, ब्रिगेडियर साहब हैं, अभी जनरल उन्होंने बन जाना है अगले बोर्ड के अंदर, तो रोले में ना वो पड़ जाए, वो कारगिल से आए हुए थे। एक और बड़ा फेमस कैरेक्टर था जो अभी पुलिस के शहबाज शरीफ के दौर के अंदर बड़े फेयर्ड, जो सीसीडी टाइप चल रही है, और वो भी कारगिल से आए हुए थे, शदीद जख्मी थे, और उनको बाद में सिविल सर्विसेज के अंदर जनरल मुशर्रफ ने इंडक्ट करवाया, और वो पुलिस के बड़े मायनाज अफसर बन गए। और इन ऑफिसर्स के साथ मुलाकात की, और हमारे अपने कोर्समेट्स भी वहां पे गए, और मेरी अपनी पोस्टिंग आ गई उसके बाद लस्सा सेक्टर के अंदर, जो कि कारगिल का बिल्कुल नेक्स्ट सेक्टर है। सियाचिन के अंदर मेरी अपॉइंटमेंट आई, हेडक्वार्टर 323 ब्रिगेड में चला गया, और ये 80 ब्रिगेड का एरिया उसके साथ शुरू हो रहा था, वहां पे हम चले गए। अब मेरी जो फर्स्ट हैंड मुलाकातें उन अफसरान से हुई जो कि कारगिल एरिया के अंदर मौजूद थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार चक्कर ये था कारगिल का कि क्योंकि सर्दियों के अंदर जो है वो इंडियंस अपनी पोस्ट, और इंडियंस पूरे सियाचिन में और कारगिल दराज में भी उनके पास डोमिनेटिंग पोजीशंस हैं, वो हायर ग्राउंड के ऊपर बैठे हुए, हम लोअर ग्राउंड के ऊपर बैठे हुए। तो ये हायर ग्राउंड सर्दियों में पॉसिबल नहीं होता वहां पे रहना, तो इंडियंस जो है वो हायर ग्राउंड में अपनी पोस्टें छोड़ के चले जाते थे पीछे बेस कैंप्स के अंदर। और जो ही सीजन खुलता था, वहां गर्मियों के अंदर भी -20, 30, 40 टेम्परेचर होता है माइनस, और बर्फ पड़ी होती है, लेकिन गर्मियों में वापस आ जाते थे, सर्दियों में पॉसिबल नहीं था। लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो उनकी बहुत मुश्किल है वहां पे खुली रखना, तो इसलिए वो हम यहाँ पे पाकिस्तानी जो है वो डंपिंग करते हैं, पूरे सर्दियों के सीजन की राशन की डंपिंग करके, सर्दियों में रास्ते बंद होते हैं, वहां बैठे रहते हैं, और दरमियान में सर्दी की वजह से अगर कोई बीमार शिमार हो जाए तो इमरजेंसी अगर रूट कुछ मौसम इजाजत दे तो, जो कि नहीं देता, नहीं तो वहीं पे जो है वो ऊपर ही शहीद हो जाता है बंदा। इंडियंस की अप्रोच, क्योंकि वो हमसे भी हाइट पे थे और वो छोड़ के चले जाते थे, खास तौर के ऊपर ये कारगिल सेक्टर जो है, तो इन्होंने एक ऑब्जर्व ये कर रहे थे बड़े अरसे से वहां पे। एनएलआई की ट्रुप्स भी, खास तौर के ऊपर नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की ट्रुप्स थी, और वो लोग जो है उनको हम मजाक के साथ कहते थे कि इनको कुत्तों के फेफड़े लगे हुए हैं, क्योंकि यार वो बगैर ऑक्सीजन के ऐसे चढ़ते थे पहाड़ों के ऊपर। एंड माइंड यू 16,000 फीट से ऊपर जो है वो रेगुलर बंदे का बच्चा नहीं जिंदा रह सकता। आपका जो है वो ब्रेन सेल लूज होते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, बेताशा हाई हाई एल्टीट्यूड सेलुलर एडेमा होता है, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडेमा होता है, बहुत से मसाइल होते हैं। तो आप जो है वो 16,000 फीट से ऊपर जो है वो लिविंग कंडीशंस नहीं होती रहने की, लेकिन हम 21,000 फीट के ऊपर भी बैठे हुए हैं, 22 पे भी बैठे हुए हैं, लेकिन हम डंपिंग करके वहां पे बैठ जाते हैं। इंडियंस जो अपना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था वो छोड़ के चले जाते थे, इनको नजर आता था, आमने सामने नजर आ रहे होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, वो साथी साथी कह के एक दूसरे से बात भी करते हैं, आज क्या पका है, और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करते हैं। लोकल कमांडर, उनका कोई बंदा गिर जाता है क्रेविस के अंदर, डेड बॉडी करती है विकेट। ये मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब मैं वहां पे था 2000 के अंदर, 1999 के अंदर, तो वहां पे जो है ओपन खुलेआम फायर चलता था, सीज फायर वाला कोई माहौल नहीं था, ठीक है। तो फिर वो कहते थे कि सर हमने डेड बॉडी लेके जानी है अपनी, या हमने अपना शहीद निकालना है, तो आप फायर मत करो, गिर गया बंदा, गिर गया है, या हमने जो है वो रेस्क्यू पार्टी भेजनी है, तो हम वो क्विड प्रो को बेसिस के ऊपर हम उनको फेवर करते थे, वो हमें फेवर करते थे। इस तरह पूरे के पूरे एलओसी पे, एलएसी पे यही काम चलता है। लोकल कमांडर्स एक दूसरे के साथ जो बैठे हुए आमने सामने में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो यही करते हैं, ठीक है। अब इनको पता था कि जो हमारी फ्रंट के ऊपर बैठे हुए ये लोग, ये छोड़ के चले जाते हैं सर्दियों में। तो रिपोर्टें मुसलसल की जा रही थी कि सर सर्दियों के अंदर वहां पे पोस्ट खाली होती है। इन्होंने जनाब ऑपरेशन लोकल फील्ड कमांडर नॉर्दर्न एरिया ने प्लान किया, कमांडर 10 कोर को बताया, कमांडर 10 कोर ने कहा कि सर ये ऑपरेशन तो बड़ा चंगा है। तो अब दूसरा पॉलिटिकल सीन के अंदर मैं आऊंगा, कागजों के अंदर कार्रवाई ये पूरी करते हैं, इसीलिए आईनी तरमीम इस वक्त आसिम मुनीर भी कर रहा है कि कागजों के ऊपर ये अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, इसलिए सेफ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कहानी है वो मैं आपको बता दूं, जो कहानी है वो बड़ी ही अजीबोगरीब सी हुई कि इन्होंने नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। अब ये पॉलिटिकल सीन भी साथ साथ में चला रहा हूं, क्योंकि नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो अमन की आशा चला रहे थे। मैं कहा नवाज शरीफ को ब्रीफिंग देनी जरूरी है। जनरल मुशर्रफ उस ब्रीफिंग में, हेडक्वार्टर 10 को रावलपिंडी में, उसके अंडर कमांड पूरे का पूरा नॉर्दर्न एरिया आता है, वहां पे बैठे हुए थे, लेकिन अंग्रेजी के अंदर ब्रीफिंग थी। नवाज शरीफ साहब जो मर्जी कहे, इंतहाई एक नालायक किस्म के आदमी है, ये पूरी जो यहाँ पे बहुबाट बरादरी है वो इसी किस्म की है, ये भजे के पाए से आगे की इनकी गेम नहीं है, और बस इनके ऊपर कोई
हैं, इनको इनको तरीका तरीका आता है किस तरह जो है वो गटर के ढक्कन भी चोरी हो या रेलवे की लाइनें चोरी हो या वहां से ये सिलसिले चले। अब्दुल्ला हारावाला की औलाद अगर यहाँ पे चढ़ी हुई है तो ये पाकिस्तान की कौम के अमाल है जिसकी वजह से चढ़ के बैठी हुई है। लेकिन अंग्रेजी उनको कोई नहीं आती थी। ये ब्रीफिंग्स अंग्रेजी और मैप्स में देते, इन्होंने मुश्किल किस्म की अंग्रेजी में ब्रीफिंग दी। और हमें ये जो ब्रीफिंग में अफसरान मौजूद थे उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ ने पूरी ब्रीफिंग उसके सर के ऊपर से गुजर गई। ठीक है, बिकॉज वो डिजाइन इस तरह की थी कि नवाज शरीफ को समझ ना आए, बस यस सर सर ठीक है सर, हाँ ठीक है। और साथ साथ नवाज शरीफ को टी ब्रेक जो है बड़ी लेविश किस्म की सर्व करते रहे, उन्हें खिलाते रहे। नवाज शरीफ को खापे का भी बड़ा शौक है। नवाज शरीफ ने उस ब्रीफिंग के बाद सिर्फ एक बात सवाल में जब सर एनी क्वेश्चंस, उन्हें समझ तक कख नहीं आई सी, क्योंकि ये ऑपरेशन प्लान करके बैठे हुए थे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इंडियन खाली करके चले जाते हैं, हमने वहां पे बैठना है। नवाज शरीफ का सवाल सिर्फ एक था, यार ये सैंडविच बड़े चिकन सैंडविच बड़े मजे के थे, किसने बनाया, शेफ कौन है, ये शेफ मुझे मिल सकता है पीएम हाउस में। दिस इज व्हाट द ऑफिसर्स वर इन्वॉल्व्ड एंड दे वर लाइक लाफिंग लाइक एनीथिंग। और उन्होंने बताया कि यार इसने सिर्फ ये एक सवाल किया था नवाज शरीफ ने वहां पे, प्राइम मिनिस्टर ने, और इसको जो है वो शेफ को हमने कहा कि ठीक है सर पीएम हाउस के शेफ को हम ट्रेन कर देंगे, दे तो हम नहीं सकते, कोर कमांडर का शेफ है, लेकिन आपके शेफ को ट्रेन कर देंगे। वो बहुत खुश हुआ नवाज शरीफ ने कहा और सब गुड है, वेरी गुड है। असल में उस वक्त ये कारगिल का प्लान था जिन्होंने अप्रूव करवाया था, नवाज शरीफ ने सरूं लंग गया, उसको पता ही कोई नहीं। इन्होंने फर्स्ट लाइन सर्दियों में खाली हुई है, वहां जाके बैठ के तैयारी इन्होंने पूरी की हुई थी और जबरदस्त तरीके से बैठे। और पूरा पियून वैली जो है वो कारगिल के बिल्कुल साथ पियून वैली है। पियून वैली पूरी की पूरी लॉजिस्टिक से भरी हुई थी। जल महमूद उधर बैठा हुआ था और इन्होंने कहा जनाब कि हम जी ठीक है, हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे पहुंच गए और सर इंडियन कोई भी नहीं है। लेकिन इंडियंस क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाइट के ऊपर बैठे हुए, तो द्रास कारगिल रोड से आगे तक 2 से 3 लाइंस ऑफ डिफेंसेस थी और वो सारी पीक्स के ऊपर थी, ये टाइगर हिल्स वगैरह जितनी भी हैं। तो इन्होंने देखा कि जो नेक्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो भी इंडियन खाली करके गए हैं। अब ओरिजिनल प्लानिंग नहीं थी कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पे जाएंगे इंडिया की, और ना ही ये लॉजिस्टिक जो है उसकी प्लानिंग हुई थी और ना ही लॉजिस्टिक्स अवेलेबल थे इतनी बड़ी प्लानिंग के लिए। इन्होंने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पे भी गई है। जब सेकंड पे पूछा तो उन्होंने देखा कि सर तीसरी के ऊपर भी कोई नहीं बैठा हुआ, और बजाय इसके कि ये सोचते कि लॉजिस्टिक चेंज, ये जर्नैल सोचते, नलायक तरीन जर्नैल हमारे इस कौम के, अपने आप को बहुत सियाना समझते हैं। स्कॉट रिडल ने कहा था कि पाकिस्तानी फौज का मसला ये कि वो, पाकिस्तानी जर्नैलों का मसला ये कि वो अपने आप को बहुत सियाना समझते हैं लेकिन उतने सियाने हैं नहीं, और सियाना कहां हमेशा गूं खाता है, ये बात भी जहन के अंदर रखिए। इन्होंने तीसरी लाइन के ऊपर भी पहुंच के सीधा द्रास कारगिल रोड के ऊपर पहुंच गए, उसको ब्लॉक कर दिया। उनके स्मॉल आर्म से भी वो हिट हो रही थी। ऊपर रिपोर्ट गई इंडिया को पीछे कि जनाब ये इंडियन जीएचक्यू के अंदर दिल्ली में रिपोर्ट हुई कि जनाब ये तो सर देर ऑलरेडी देयर, यहाँ पे हमारा द्रास कारगिल जो मेन रूट है वो बंद कर दिया। और ये इनका सियाचिन का रूट था। सियाचिन की अभी मूव तो बहुत ब्रेव थी, ठीक है, बहुत ही बहादुरों वाला काम था, और अफसर भी जो ऊपर बैठे हुए थे वो बहुत ही बहादुर थे, कर्नल शेर खान, और उनकी बहादुरी का एक्नॉलेज इंडियन कमांडिंग ऑफिसर्स ने किया है। कर्नल शेर खान की साइटेशन उसकी लाश की जेब के अंदर रख के इंडियन कमांडिंग ऑफिसर्स ने साइटेशन लिख के भेजी थी, जिसके ऊपर उसको निशाने हैदर मिला, हवलदार लालक जान। लेकिन हम यहां पे बैठ के सुन रहे थे कि इंडियन मीडिया कह रहे हैं घुस बैठी हैं, और वो पाकिस्तानी कह रहे हैं ये तो मुजाहिदीन लड़े, हम तो लड़ ही नहीं रहे। और जो ऑफिसर्स वहां पे लड़े थे वो इसी तरह के ट्रैक सूट्स पहन के, इसलिए ट्रैक सूट, रेजिमेंटल ट्रैक सूट्स पहन के लड़े थे, वर्दियां नहीं पहनी हुई थी उन्होंने, शदीद सर्दी के अंदर। और क्या शेरों की तरह लड़े थे। अगर ना लड़े होते तो इंडियन कमांडिंग ऑफिसर कभी भी साइटेशन लिख के कर्नल शेर खान, कैप्टन शेर खान की जेब के अंदर न डालता, ठीक है, बहादुरों की तरह लड़े थे। लेकिन आप लोगों ने उनको कहा ये तो भाई मुजाहिदीन है, मरण से तल्लुक ही कोई नहीं है। और इस राज को छुपाने के लिए बजाय इसके कि कोर्ट मार्शल किए जाते वो ऑफिसर्स जिन्होंने प्लान किया था कि एक लाइन ऑफ डिफेंस प्लान की थी, तीसरी के ऊपर पहुंच गए, कोई लॉजिस्टिक नहीं अवेलेबल थी, और उसके बाद विड्रॉ करना पड़ गया इसलिए कि आपकी लॉजिस्टिक प्लानिंग नहीं थी। लॉजिस्टिक प्लानिंग फेलियर था, एब्सोल्यूट फेलियर था। आप यहाँ पे कमांडर सारे जो है गुडेरियन बन के और पैंजर डिवीजन के कमांडर बन के फिरते हैं,
और आप में से किसी को भी ये बेसिक समझ नहीं थी कि इतना बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए लॉजिस्टिक चेन जो है, अगर आप अगले एक आपने जो प्लान किया है उससे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको लॉजिस्टिक्स पहले चाहिए, लेकिन सर्दियां थी, वो वहां पे इतना आसान काम नहीं है लॉजिस्टिक पहुंचाना, तो आपने उनको कह दिया लिव ऑफ द लैंड। वो वहां पे किस तरह रह सकता है, लिव ऑफ द लैंड कैसे कर सकता है? और ये आई विटनेस अकाउंट जो है मैं आपको सुना रहा हूं, 3-3, 4-4, 5-5 दिन लोग सोए नहीं, क्योंकि इंडियंस ने जवाब के अंदर अपनी पूरी आर्मी की जो मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स थी और बटालियंस थी, उन्होंने उनको कहा कि बेटा अभी ये हमारी प्रेस्टीज का मामला है, और उनके पास ताजा ताजा बूफर्स गन भी आई हुई थी। बूफर गन उन्होंने मूव की वहां पे, और इंडिया की टॉप की जो रेजिमेंट्स हैं, उन टॉप की रेजिमेंट्स को उन्होंने वहां पे, बटालियंस को वहां पे कहा कि बेटा ये तुम्हारे जितने भी गोरे ने तुम्हें ऑनर अवार्ड दिए हैं ना, ये सारे वापस ले लेंगे तुमसे, अगर तुमने ये वापस ना लिया। जो इनकी जो फ्रंट लाइन है, जो टाइगर हिल्स के ऊपर खासतौर के ऊपर इनका जोर था। बड़ी क्लियर कम्युनिकेशन है। इंडियंस ने कहा कि इनका लाइन ऑफ कम्युनिकेशन काट चुका है, और मजीद रीइंफोर्समेंट बूफर गन्स ने काट दी। उनको भी पता था चैटर से कि ये बहुत ज्यादा आगे आगे, इनका लॉजिस्टिक पीछे से कुछ भी नहीं है, ना खाना आएगा ना वेपन एमुनेशन आएगा। लेकिन ऊपर जब आप चढ़े होते हो तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड सिटिंग डक को मार रहे होते हो। इंडियन कमांडर्स ने कहा कि जितनी गोलियां है ना उतने बंदे मरवा दो, लेकिन लेना है हमने, वापस हमने ऑक्युपाई करना है। दलेरों की तरह पाकिस्तानी भी लड़े, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपके पास जब लॉजिस्टिक्स ही नहीं है तो पत्थरों से लड़ोगे, आगे से गोली आ रही है तो। और इंडियन आर्मी में भी ऑर्डर था कि अगर पीठ दिखा के कोई वापस आए, तो हमें यह बताया गया हमारी साइड पे पाकिस्तान में कि उनको ऑर्डर था कि अगर कोई पीठ दिखा के वापस आ जाए, विड्रॉ हो जाए, तो उसको अपने ही लोग गोली मार देते थे, तो वो वापस नहीं आते थे। और अगर छाती पे गोली ना लगे, पीछे कमर पे गोली लग जाए, तो उनको पेंशन बेनिफिट्स नहीं मिलते थे, ये हमें बताया गया था। मेरा ख्याल में इसके अंदर भी हकीकत मौजूद है। उन्होंने जिंदगी मौत का मसला बना लिया, उन्होंने जोरे बाजू से वापस लिया, और हमारे जो ऊपर बैठे हुए थे ऑफिसर्स और जवान लड़ रहे थे शेरों की तरह, लेकिन गोली नहीं है तो किससे लड़ेंगे भाई। और उन्होंने विड्रॉल अपनी मदद आपके तहत शुरू किया, और बेतहाशा हमारी जानें गई, और हमारी लाशें जो हैं वो इंडियंस के हाथ लाशें तक आ गई। और वो लाशें लेने की वापसी पे हम इनकार कर रहे थे कि नहीं ये मुजाहिदीन है। वेरस ऑफिसर्स बेवकूफ नहीं थे, उनको पता था कि हम किसके लिए लड़े। उन्होंने अपने जो आईडीज हैं वो अपने साथ रखी हुई थी, नहीं तो कैप्टन कर्नल शेर खान की साइटेशन कैसे इंडियन कमांडिंग ऑफिसर लिख के भिजवाता। और बजाय इसके कि इतना कोलोसल फेलियर जो है जिन लोगों ने किया उनको सजा मिलती, उनको मजीद इस राज को छुपाने के लिए रिवॉर्ड किया गया। जनरल महमूद लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हुआ जनाब, वो जो चीफ इंस्ट्रक्टर, बड़ी कोवेटेड पोजीशन होती है, वो आके बैठा हुआ था। इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर उनको प्रमोशंस दे के वहां से एफसीएनए से निकाला गया, ताकि ये लोग, इनका बूथा बंद रहे कि अंदर खाते चल क्या रहा था। क्योंकि मामला उल्टे पड़ गए या पॉलिटिकल साइड के ऊपर। जब वक्त जाके नवाज शरीफ रोया, नवाज शरीफ ने रोला मचा दिया कि मुझे उन्होंने बताया ही नहीं, हालांकि उसको ब्रीफिंग दी गई थी। उन्होंने कहा जी मेरे तो ये अमन की आशा की पेट के अंदर छुरा घोंपा इन्होंने, विच वाज टेक्निकली करेक्ट। उसको पता था, उसको नहीं इसलिए नहीं पता था नवाज शरीफ को कि इन्होंने डिजाइन की इस तरह की ब्रीफिंग की थी। लेट्स बी फेयर एंड ऑनेस्ट, कि नवाज शरीफ को समझ ही ना आए कि करण की जा रहे हैं। और उनको पता था फौज में कि नवाज शरीफ की कमजोरी है खाने पीने की, जिस तरह इस वक्त आसिम मुनीर की कमजोरी मरियम बनी हुई है मुबैना तौर के ऊपर। बदला तो चंगा मुका रहा है वैसे, अब मैं क्या इसकी तारीफ करूं इस बाप की यार, वैसे आपस की बात है। एनीवे, लेकिन ये हकीकत है। कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, नवाज शरीफ को जो ब्रीफिंग दी गई थी उसमें बाय डिजाइन उसको, हालांकि तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तुम्हारा मिलिट्री सेक्रेटरी तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, तुम्हारा पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, तुम्हारा काम है कि भाई इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग चल रही है तो तुम पूछो, बजाय इसके कि तुम पूछो कि सैंडविच कहां से आया, तुम सवाल जवाब करो। उसने सवाल जवाब नहीं किया, उन्होंने डिजाइन ऐसा किया हुआ था कि लंग जाए, वो लंग गया काम। ये ऐसी बात नहीं है कि अमन की आशा की पेट के अंदर छुरा मुशर्रफ घोंपना चाहता था। मुशर्रफ ने तो उसके बाद इंडिया में जाके अमन की आशा पार्ट 2 चलाया,
वाजपेयी साहब के साथ आप देख लो जो आगे उन्होंने मामलात वहां पे जाके चलाए, वो आपके सामने ही है। वहां पे डार्लिंग बन के वो बैठे हुए थे, इंडियन मीडिया की भी। वहां पे कॉन्क्लेव होते थे जहां पे वो जाते थे नॉर्मलाइज करने के लिए। कश्मीर के अंदर जो मुजाहिदीन थे, जो कि उनको इन्होंने यू टर्न लिया अंडर अमेरिकन प्रेशर, 2002 के अंदर ही ले लिया उन्होंने। 1999 से 2002 में इन्होंने पावर टेक ओवर की और इन्होंने 9/11 के फौरन बाद गेम इनकी पलटी। अमेरिकन ने कहा पार्टनरशिप तो करनी है, लेकिन इंडिया भी हमारा जो है वो हमारे साथ उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रहा है, तुम बंदे वापस बुलाओ जो तुमने कश्मीर में भेजे, उन्होंने वापस बुला लिए। 2006 तक वो यू टर्न 4 साल तक चलता रहा, 2006 में कंप्लीट हो गया। इन्होंने टोटल यू टर्न दे दिया और अभी यहाँ से मुनीर उसको दोबारा से रिवाइव करना चाहता है। बट दिस इज द एक्चुअल स्टोरी ऑफ कारगिल यार, जिसमें हमसे इतना झूठ बोला गया है, हमने अपनी लाशें अबैंडन कर दी यार, और ये 75 साल से हमसे झूठ बोल रहे हैं। बंगाली के बांग्लादेश अलग इसलिए हो गया था कि जनाब हिंदुस्तान दरमियान के अंदर बैठा था यार, देखो। और ऊपर से आज भी बड़े बड़े अच्छे लोग कहते हैं कि नहीं बंगालियों ने बहुत जुल्म किया। वो क्या आपकी तरह कोड़े होके लेटे रहते पंजाबियों की तरह? मैं खुद पंजाबी हूं, माइंड नहीं कीजिएगा, ठीक है, लेकिन मैं जो है मेरा मेरा ताल्लुक जो है, मेरा खून जो है वो लड़ाका जंगजू खून है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, पहाड़ी हैं हम लोग, हम पहाड़ी जो है वो लड़ते हैं, अपने राइट के लिए लड़ते हैं, लड़े हैं आज भी, लड़ते रहेंगे, हिम्मत नहीं हारनी, ना हारेंगे। लेकिन मुझे आप ये बात बताओ कि 75 साल से मुसलसल यही झूठ हमसे बोला जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है कि जी बांग्लादेश हिंदुस्तान की वजह से टूटा है, हिंदुस्तान 65 में रात की तारीखी में आया था। आपने जाके उधर पेश की थी, इन सालों ने खुद पेश की थी जाके रन ऑफ कच्छ के अंदर, तब वो आए थे, ठीक है। आपने डिफेंड किया, बहादुरों की तरह डिफेंड किया, यंग ऑफिसर तो लड़ता है, आपने लाहौर को डिफेंड किया, लाहौर सेक्टर को, बहादुरों की तरह आपका यंग ऑफिसर बहादुर है, उधर भी बहादुर है, वो भी अपने जो है वो वतन के लिए लड़ रहा है। दोनों तरफ जो है आप आपस में लड़े, और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो पैसे कमा रहा है, और पाकिस्तान के जर्नैल सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की दुश्मनी और अब अफगानिस्तान की दुश्मनी के ऊपर, अपने मुल्क के ऊपर कब्जा मेंटेन रखना चाहते हैं। ये असल पाकिस्तान स्टडीज है, रेस्ट ऑल इज बुलशिट, ये हकीकत है। अगर आप चाहते हैं मजीद इसके ऊपर कुछ इंडिविजुअल्स के किस्से हैं, कुछ पर्सनल स्टोरीज हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर बात करूं तो मुझे बताइएगा कमेंट्स के अंदर, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।